E20 पेट्रोल किस तरीके का असर डाल रहा है आज? टैक्स जो पेट्रोल पे लगता है वही टैक्स एथेनॉल पे भी लग रहा है। टैक्स तो आप पेट्रोल पे इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि बाहर से खरीद रहे हैं, एथेनॉल तो आप घर में बना रहे हैं। देश की जनता के मन में 10% भी ये शक है कि नितिन गडकरी और उनका परिवार एथेनॉल के मसले को लेकर के बेईमानी कर रहा है। क्या नितिन गडकरी की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि वो पूरा ऑडिट रिपोर्ट जारी कर दे अपने बेटों की कंपनियों का कि देख लीजिए हम ईमानदार हैं, हम एथेनॉल से कितना पैसा कमा रहे हैं। क्या क्रूड ऑयल की डिपेंडेंसी कम हुई? नितिन गडकरी खुद किस वाहन से चलते हैं? वो ईवी है। जब ईवी है तो फिर एथेनॉल क्यों? ये भी नितिन गडकरी ने ही कहा था। हाँ, और एक उड़ने वाली बस भी आ जाएगी, उसी में बैठ के उड़ जाएंगे ये लोग, सारा पैसा लेके देश का। कोई भी आदमी जब अपनी कार खरीदता है तो उस पर इतना टैक्स देता है जितना टैक्स देना नहीं चाहिए। उसके बाद आप रोड टैक्स भी दे रहे हैं, आप टोल टैक्स भी दे रहे हैं, आप इंश्योरेंस भी करा रहे हैं। सरकार आपको बदले में क्या दे रही है? हमारी टीम ने एक आरटीआई डाली, एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओसीएल, मिनिस्ट्री ऑफ ऑयल एंड पेट्रोलियम गैस की जानकारी देने से ही इनकार कर दिया है। लोगों को परेशानी है, उनके पुर्जे खराब हो रहे हैं। क्या ये पूरा प्रोपेगेंडा है मंत्री जी के खिलाफ जैसा वो कहते हैं? तो गडकरी जी क्यों कह रहे हैं? हरदीप पुरी जी बताएं ना, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री किसके अंडर है? पूरे देश में विपक्ष की कोई भी पार्टी एथेनॉल के मसले पर खुल के आवाज नहीं उठा रही है। इससे एक शक और गहराता है कि एथेनॉल बेचने वाली कंपनियों में वो तमाम लोग शामिल हैं। E20 पेट्रोल यानी ऐसा पेट्रोल जो एथेनॉल ब्लेंडेड है, जिसमें 20% मात्रा एथेनॉल की मिलाई गई है। और इसकी शुरुआत जो हुई वो 2018 से हुई। अब वो शुरुआत कैसे हुई इसके बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी एक मोटा मोटा जो चल रहा है इस देश में एथेनॉल को लेकर के, उस पर बात करना बहुत ज़रूरी है। कहा गया कि जब एथेनॉल आएगा तो हमारी जो डिपेंडेंसी है क्रूड ऑयल पर, जो हम विदेशों से मंगाते हैं, वो कम होगी, अर्थव्यवस्था आसमान छूने लगेगी और किसानों की आय बढ़ जाएगी। लेकिन क्या किसानों की आय बढ़ी? क्या हमारी डिपेंडेंसी कम हुई? और वो वाकया कौन सा था जो 2018 में घटित हुआ, जिसके बाद से एथेनॉल आज हमारी गाड़ियों में डाला जा रहा है, जिसके नतीजे हम ये देख रहे हैं कि कई ग्राहक जो हैं, कई कस्टमर जो हैं, या कई आम लोग ये शिकायत कर रहे हैं कि उनकी गाड़ियों में परेशानी आ रही है, उनका माइलेज कम हो रहा है और कई सारे जो पार्ट्स हैं गाड़ियों के वो खराब हो रहे हैं। तो थोड़ी थोड़ी बात जान लेते हैं कि 2018 में ऐसा क्या हुआ। 2018-19 में दरअसल हुआ ये था कि तकरीबन 3.25 करोड़ टन चीनी का उत्पादन हमारे देश में अतिरिक्त हो गया था और चीनी की खपत हो नहीं रही थी। ज़रूरत से ज़्यादा चीनी हमारे देश में मौजूद थी। तो सरकार ने कहा कि इंटरनेशनल जो विदेशी कंपनियां हैं उनको हम बुलाएंगे भारत, उनको चीनी देंगे, उस पर हम सब्सिडी भी देंगे। और इंटरनेशनल मार्केट में भी उस वक्त चीनी की कीमतें लगातार गिर रही थी। सब्सिडी दी गई। हमारे देश में खुद जो चीनी का एक मूल्य था वो तय कर दिया गया मिनिमम। उसके बाद भी चीनी की खपत जो होनी चाहिए थी वो नहीं हुई और एफसीआई के जो गोदाम्स थे, जो गोदाम वो भरे पड़े थे अनाजों से, तो चीनी के लिए रखने की कोई जगह नहीं थी। और अगर चीनी नहीं बिकेगी तो इसका सीधा सीधा असर पड़ेगा चीनी पैदा करने वाले किसानों पर जो गन्ना उगाते हैं। और गन्ना उगाने वाले किसानों तक अगर पेमेंट नहीं पहुंचेगा क्योंकि चीनी नहीं बिकेगी तो उसका असर सीधे सीधे पड़ेगा देश की राजनीति पर। महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में चुनावों पर इसका सीधा सीधा असर पड़ने जा रहा था। उस दौरान क्या हुआ? उस दौरान यह हुआ कि जो गन्ना किसान थे उनकी पेमेंट रुकी। पेमेंट इतनी रुकी कि दिसंबर 2018 तक 11,000 करोड़ रुपए गन्ना किसानों का कर्ज बकाया था और चुनाव आने वाले थे कई राज्यों में। तो इस पूरी राजनीति को देखते हुए अच्छा अब यह था कि 2018 से पहले तक पेट्रोल में सिर्फ तकरीबन 2% तक एथेनॉल मिलाया जाता था। लेकिन एक योजना सरकार के दिमाग में है कि क्यों ना हम ये करें कि जो चीनी हमारे पास अतिरिक्त बन गई है इससे हम एथेनॉल बनाएं और एथेनॉल बनाते हुए हम एक टारगेट रखें कि 2030 तक हम अपने पेट्रोल में 20% मात्रा एथेनॉल की मिला दें। इससे क्या होगा? क्रूड ऑयल की जो डिपेंडेंसी है विदेशों पर वो कम होगी और चीनी की खपत होगी, गन्ना के किसानों को उनका मूल्य मिलेगा और अच्छा ही रहेगा। लेकिन हुआ ये कि इसी बीच मोदी सरकार ने 2015 में एक वादा किया कि जो हमारी इंपोर्ट डिपेंडेंसी है वो 77% से घटाकर 2022 तक हमें 67% तक करनी है क्रूड ऑयल की। जो क्रूड ऑयल हम बना रहे थे वो जो हमारी डिपेंडेंसी थी, माफ़ कीजिए, जो हमारी डिपेंडेंसी थी जो 77% थी 2015 में, उसको हम 67% कर देंगे, 10% घटा देंगे। लेकिन हुआ क्या कि 2018 में 83% हो गई, बढ़ गई, यानी जो कम होनी चाहिए थी वो बढ़ गई। तो
एक अनुमान लगाया गया कि अगर हम ब्लेंडिंग 20% की कर देते हैं एथेनॉल पेट्रोल में, तो जो डिपेंडेंसी है वो कम हो जाएगी। और अब इसमें 3 बड़े खिलाड़ी थे। अगर आप एथेनॉल मिला रहे हैं तो 3 बड़े खिलाड़ियों में सबसे पहले है वो कंपनियां जो एथेनॉल बना रही हैं, दूसरी है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, OMC जिन्हें हम कहते हैं, और तीसरा खिलाड़ी है हम और आप जिनको पेट्रोल खरीदना है। तो इन तीनों खिलाड़ियों में फायदा सबसे ज़्यादा किसको हुआ? सबसे ज़्यादा फायदा कमाने वाली थी वो कंपनियां जो एथेनॉल बना रही थी, दूसरे नंबर पे थी OMC, और घाटा हमारा आम जनता का, आपका घाटा हुआ। जो घाटा हमें माइलेज के रूप में देखने को मिला या फिर गाड़ियों के पुर्जे खराब होने में मिला। अब एक आंकड़ा छोटा सा दिए देता हूं आपको कि कंपनियों को जो फायदा हुआ जो एथेनॉल बना रहे थे उनको कैसे हुआ। 2024-25 में गन्ने से बने एथेनॉल का जो प्राइस था वो 65 रुपये तकरीबन 61 पैसे प्रति लीटर तय किया गया, जबकि इसकी असल लागत जो थी वो 40 रुपये प्रति लीटर की आ रही थी, यानी 1 लीटर 40 रुपये में बन रहा था जिसको बेचा जा रहा था 65 में। तो मुनाफा हुआ, अगर गणित निकालेंगे, गणित लगाएंगे तो 64% का मुनाफा कंपनीज को साफ हो रहा था। और इसके बाद भी जो लोग एथेनॉल बनाने चाह रहे थे, जो फैक्ट्रीज लगाना चाह रहे थे, उनको सस्ती ज़मीनें भी दी गई और बैंक लोन पर ब्याज भी दिया गया, सब्सिडी भी उसमें भी दी गई। OMCs को फ़ायदा भी हुआ। दूसरा जो खिलाड़ी था वो OMC थी, क्योंकि दिल्ली में उस वक्त 2024 में जो पेट्रोल की मूल लागत थी, क्रूड, रिफाइनरी और फ्रेट तीनों को मिला दिया जाए तो तकरीबन 55 रुपये 50 पैसे प्रति लीटर थी, और एथेनॉल का बेस प्राइस 65 रुपये था जो ज़्यादा था। तो कंपनी ने कहा कि ऐसे तो हमें घाटा होगा, तो क्या किया गया कि एथेनॉल पर जो टैक्स लगाना चाहिए था वो हटा दिया गया पूरी तरह से। सिर्फ 5% टैक्स लगाया गया एथेनॉल पर और भारी भरकम हैवी टैक्स डाल दिया गया पेट्रोल पर, और पेट्रोल हो गया 90 रुपये 89 पैसे प्रति लीटर। तो जो आप अंदाज़ा लगा रहे थे उस दौरान ये बातें चल रही थी मीडिया में कि क्रूड ऑयल प्रति बैरल तो बहुत सस्ता है लेकिन हमारे यहाँ महंगा क्यों मिल रहा है, तब एथेनॉल की जो पॉलिसी थी वो पुश की जा रही थी। और इसका सबसे बड़ा जीता जागता उदाहरण 2023 में G20 प्रेसिडेंसी के दौरान देखा गया, जब ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस लॉन्च किया गया। हरदीप सिंह पुरी और नितिन गडकरी ने इसको भारत का फ्यूचर बताया एथेनॉल को। अभी ये है हालात कि हमारी गाड़ियों में E20 पेट्रोल डाला जा रहा है। अब E20 पेट्रोल डाला जा रहा है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो रहे हैं, नतीजे क्या हो रहे हैं। कई सारी रिपोर्ट्स की गई, इंडिपेंडेंट रिसर्च हुई, लेकिन क्या वो बाहर आ पाई या नहीं आ पाई। इन सब पे बातचीत के लिए मेरे साथ मौजूद हैं राघव त्रिवेदी जी। बहुत बहुत शुक्रिया, थोड़ा ज़्यादा वक्त ले लिया मैंने आपका उसके लिए माफ़ी। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, जो आपकी रिसर्च है वो क्या कहती है इस बारे में कि E20 पेट्रोल जो है वो किस तरीके का असर डाल रहा है आज अर्थव्यवस्था पर और तमाम चीज़ों पर? देखिए हेमंत, ना बड़ा सवाल यही है कि E20 पेट्रोल पर असर क्या पड़ रहा है। इसकी रिसर्च मैं और आप नहीं कर सकते हैं। इसकी रिसर्च के लिए हम किसके ऊपर निर्भर हैं? पूरी तरह से सरकार के ऊपर, और सरकार की 3 बड़ी तेल कंपनियां, वो तीनों के नाम है HPCL, BPCL और IOCL। यही मुख्यतः तेल का सारा काम सरकार का देखती है, और ये तीनों आती हैं मिनिस्ट्री ऑफ ऑयल एंड पेट्रोलियम गैस के अंडर में जी। अब सवाल यहीं से शुरू होता है कि जब लोगों के मन में E20 को लेके सबसे संशय पैदा होता है, और संशय इसलिए पैदा होता है क्योंकि लोगों का जो एवरेज है कार का वो धीरे धीरे डाउन आने लगता है, बाइक का एवरेज डाउन आने लगता है, और उसका रीज़न लोगों को नहीं पता चलता है। तो एक बयान आता है, अनुराग सरावगी हैं, ये बायोफ्यूल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे BPCL के। ये एक बयान देते हैं ANI को, विश्व की सबसे विश्वसनीय जो न्यूज़ एजेंसी है उसको, कि E20 फ्यूल के इस्तेमाल से एवरेज में 30% तक की गिरावट आ सकती है। ANI का ये वीडियो ANI अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट करती है। ट्विटर हैंडल से ट्वीट करने के बाद क्योंकि ये मुद्दा लोगों के जहन में था, वो ट्वीट 2 गुनी रफ्तार से सर्कुलेट होने लगता है। लगभग 40 मिनट बाद ANI उस ट्वीट को डिलीट कर देती है। तो यहां से शक और गहराता है कि इतनी बड़ी एजेंसी जो देश में, मतलब भारत के अलावा कई और देशों में भी न्यूज एजेंसी के तौर पर काम कर रही है और एशिया की सबसे बड़ी न्यूज एजेंसी है जी, उसके ऊपर ऐसा कौन सा प्रेशर आया होगा कि उसे अपनी ही रिपोर्ट को डिलीट करना पड़ा। और अगर उसने डिलीट किया तो क्या उसने ये कारण बताया कि ये ट्वीट मैं क्यों डिलीट कर रही हूं या कर रहा हूं। इसके बाद जिस व्यक्ति ने ये बयान दिया था उसकी तरफ से भी कोई स्पष्टीकरण नहीं आया कि मैंने जो बयान दिया था वो गलत था, इसलिए ANI ने हटा दिया। यानी जो बात सामने आई उस बात को हटा दिया गया विभिन्न प्लेटफॉर्म से। तो सवाल आपके मन में आएगा कि सही क्या था और गलत क्या था। अब पूरा खेल कहां से शुरू होता है? नीति आयोग का एक आधिकारिक दस्तावेज है जिसका नाम है रोड मैप फॉर एथेनॉल ब्लेंडिंग इन इंडिया 2020-25। पहले हमारा रोड मैप था कि हम 2030 तक E20 कंपैटिबल बनेंगे। सरकार ने उस रोड मैप को 5 साल पहले ला दिया, 2025 कर दिया। बुलेट ट्रेन बननी थी 2022 तक,
वो टाइमलाइन चली गई 2030 तक। तो जिन मामलों में आपको जनता के लिए लायबल होकर कुछ डिलीवर करना है उसमें देरी है, और जहां पर सरकार को अपने लिए कुछ बचाना है वहां पर देरी नहीं है। अब एक और बिल्कुल लेमैन सवाल है मेरा, एकदम जिसको कहते हैं गांव के आदमी की भाषा में। पेट्रोल पर सरकार टैक्स लगाती है, लगभग मान के चलिए कि पेट्रोल की लागत अगर 55 रुपए है तो उस पर 50 से 55 रुपए का ही टैक्स लग रहा है, स्टेट टैक्स, सेंट्रल टैक्स, और जो पेट्रोल पंप होते हैं उनका अपना मार्जिन। ये मान लें तो अगर 60 रुपए 55 रुपए का पेट्रोल है तो हमें 105 102 रुपए का मिलता है। इतनी बात सीधी सी है। अब अगर 20% एथेनॉल ब्लेंड किया जा रहा है तो वही टैक्स जो पेट्रोल पे लगता है वही टैक्स एथेनॉल पे भी लग रहा है। क्या ये सही है? क्योंकि टैक्स तो आप पेट्रोल पे इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि आप कह रहे हैं हम बाहर से खरीद रहे हैं, एथेनॉल तो आप घर में बना रहे हैं। तो जो 20% एथेनॉल मिलाया आपने उस पे कम से कम वो टैक्स नहीं लगना चाहिए। और क्योंकि 20% एथेनॉल मिलाया, टैक्स हटा दो और 20% पेट्रोल की कॉस्ट हटा दो, एथेनॉल सस्ता है आप कह रहे हैं, तो फिर पेट्रोल के जो दाम है वो 100 रुपए से नीचे क्यों नहीं आए? एक बेसिक सा सवाल होना चाहिए। 15 रुपए हो जाने चाहिए थे, एक बयान में कहा भी मंत्री जी नितिन गडकरी जी ने कहा। वो अभी अपने बयान से पलट रहे हैं और उनके पास ये स्पेस है कि वो पलट सकते हैं, क्योंकि नेताओं के चरित्र में ये शुमार होता है। जो वो आज कहते हैं वो कल उससे पलट सकते हैं। गडकरी साहब पलट सकते हैं, पर उनका बयान तो डिलीट नहीं हो जाएगा ना, क्योंकि वो ANI पे नहीं कहा था, वो सभी प्लेटफॉर्म्स पर अब अवेलेबल है। मेरा सीधा सा सवाल ये है कि भारत में आज के दिन शुद्ध पेट्रोल की प्रति लीटर कीमत क्या है? 170 रुपए। और गडकरी जी जो मंत्री हैं परिवहन विभाग के, उनको ऐसी क्या जल्दी थी कि जो काम हरदीप पुरी का था पिछले 8 महीने से वो कर रहे थे? भारत की जनता को तो अभी 6-7 दिन पहले पता चला है, जब गडकरी जी कोर्ट गए कि मेरा पेट्रोलियम से कोई लेना देना नहीं है, कि वो पेट्रोलियम मंत्री नहीं है। वरना देश की 80% जनता यही सोच रही थी कि जो हरदीप पुरी हैं उनका क्या पता, लेकिन गडकरी जी ही पेट्रोलियम मंत्री हैं, क्योंकि उन्होंने खुद कहा कि मैं 100% एथेनॉल वाले डॉक्यूमेंट पे आज साइन करके आ रहा हूं, E20 जरूर होना चाहिए। हर जगह E20 की डिबेट का मुखर वक्ता कौन था? नितिन गडकरी जी। तो तब उन्हें यह याद नहीं था कि यह मसला पेट्रोलियम मिनिस्ट्री का है, और तब क्या हरदीप पुरी को याद नहीं था कि उनका काम गडकरी जी कर रहे हैं? तो हरदीप पुरी उस समय खाली बैठे थे तो उस 6 महीने की सैलरी वापस करें, क्योंकि जनता के पैसे से जाती है। यह लेमैन लैंग्वेज का सवाल है। कंफ्यूजन पैदा किसने किया? कंफ्यूजन पैदा किया सरकार ने। अब मैं दूसरे सवाल पर आता हूं, जो नितिन गडकरी पर आरोप लग रहे हैं। इसके टेक्निकल पार्ट में हम बाद में चलेंगे। क्या नितिन गडकरी के परिवार के लोग एथेनॉल के धंधे में शामिल नहीं हैं? मुझे नहीं पता, लेकिन जितनी मीडिया रिपोर्ट्स और जितने लोगों के दावे हैं वो यही बता रहे हैं कि उनके जो बच्चे हैं वो एथेनॉल के व्यापार में शामिल हैं। हालांकि गडकरी साहब ने कहा कि केवल वही एक व्यापार नहीं करते हैं जिससे उनकी आय बढ़ी है, उसके अलावा भी बहुत सारे और व्यापार हैं। मेरा सवाल ये है कि यदि देश की जनता के मन में 10% भी ये शक है कि नितिन गडकरी और उनका परिवार देश की जनता के साथ एथेनॉल के मसले को लेकर के बेईमानी कर रहा है, अगर शक है, यह आरोप नहीं है, तो क्या नितिन गडकरी की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि वो पूरा ऑडिट रिपोर्ट जारी कर दे अपने बेटों की कंपनियों का कि देख लीजिए हम ईमानदार हैं, हम एथेनॉल से कितना पैसा कमा रहे हैं? क्या उन्होंने वो जारी किया? नहीं किया। दूसरा सवाल है, क्या एथेनॉल बनाने का सारा ठेका सरकार के मंत्रियों के पास ही रहेगा? जिस किसान से आप गन्ना ले रहे हैं, क्या वो किसान भी एथेनॉल बनाने का धंधा कर सकता है? नहीं कर सकता। अभी तक तो ऐसा आपने कोई डोमेन नहीं दिया है। तो किसान के पास गन्ना बेचने के व्यापार के अलावा और क्या बचा? तो उसकी आय कैसे दोगुनी आप कर रहे हैं? आप पिछले 15 साल से ये वादा कर रहे हैं। 3 साल वो निकाल दीजिए जिसमें सत्ता में नहीं थे, और 12 साल ये जोड़ लीजिए जिसमें सत्ता में है। आप एक ही वादा लेकर आए थे, किसान की आय दोगुनी होगी, किसान की आय दोगुनी होगी। मैं कैसे मानूं आप दोगुनी करेंगे जब आप 12 साल में नहीं कर पाए? तो खाली एथेनॉल बेच के दोगुनी आय हो जाएगी। यानी आपका ये मोटिव भी मुझे फुलफिल होता नहीं दिखता है कि आप किसानों के हाथ में ज्यादा इकोनॉमी पहुंचाएंगे। और एथेनॉल आने के बाद से ये भी हुआ है कि जो चीनी मिलें खुला करती थी, जिनमें पहले लोग काम किया करते थे, वो उनकी संख्या अब कम हुई है, वहाँ काम कम हुआ है, क्योंकि अब लोग चीनी मिल खोलने से बेहतर समझ रहे हैं कि एक एथेनॉल बनाने की फैक्ट्री डाल ली जाए और एथेनॉल बनाया जाए। और यही नतीजा था कि एथेनॉल इतनी तेज़ी से बनाया गया कि जो टारगेट E20 का 2030 रखा गया था वो 2025 में 5 साल पहले ही हमने लक्ष्य प्राप्त कर लिया। यहां पर आप हेमंत एक चीज में गलत है, और मैं आपसे एकदम सीधा सवाल करूंगा।
आप ऐसे कितने लोगों को जानते हैं जो एथेनॉल बनाने का व्यापार कर रहे हैं? नहीं, वो लोग बेशक बिल्कुल वो किसान नहीं है, मतलब मोनोपोली है ना यहाँ पे भी। मोनोपोली है। एग्जैक्टली। अगर एथेनॉल बनाना ही था सरकार को, तो सरकार को पब्लिक डोमेन में बिजनेस देना चाहिए था ना। एक मंत्री के बेटे ही इस व्यापार में क्यों जा रहे हैं? दूसरा, इससे सबसे बड़ा नुकसान ये भी है कि जो एक फसल चक्र होता है वो भी कहीं ना कहीं किसानों का गड़बड़ा रहा है, क्योंकि किसान अब ये चाह रहा है कि इसकी मांग ज़्यादा है तो अब ईख की खेती यानी गन्ने की खेती ही की जाए। जिस वक्त गेहूं की खेती करनी है उस वक्त भी गन्ने की खेती, जिस वक्त दाल उगानी है उस वक्त भी गन्ने की खेती की जाए। तो बाकी की जो फसलें हैं उन पर भी असर पड़ा है। तो किसानों का फायदा हुआ है कि नहीं हुआ है, इस बात का आप अंदाजा इस बात से भी लगा सकते हैं कि सबसे ज़्यादा पानी की मात्रा जो चाहिए होती है वो गन्ने को उगाने के लिए चाहिए होती है। और एक डेटा भी है कि 10,000 लीटर पानी 1 लीटर एथेनॉल बनाने के लिए डेटा ऐसा कहता है। और ये मेरा डेटा नहीं है, ना हेमंत का डेटा है, ये है नीति आयोग का डेटा। नीति आयोग का डेटा कहता है जो शुगर केन है वो लगभग 2860 लीटर पानी लेता है एथेनॉल बनाने के लिए। ठीक है, और ये नीति आयोग की आधिकारिक रोडमैप 2021 का डेटा है। उसके बाद गन्ना अपडेटेड 2026 में आते हैं, 21 से 26 में, तो ये लागत बढ़ के हो जाती है कि लगभग 3636 लीटर पानी इस्तेमाल होता है। यानी 6 साल के गैप में एथेनॉल बनाने में लगभग 1000 लीटर पानी और बढ़ गया। तो मैं ये बात भी कैसे मानूं कि आप 6 साल पहले सच बोल रहे थे या अब सच बोल रहे हैं या आने वाले दौर में सच बोलेंगे। इसके बाद आ जाते हैं, एक और अनुमान है जो कहता है कि 3630 लीटर देता है। ये इंडिपेंडेंट है, विजयराज और रवि, अगस्त 2026 की एक रिसर्च के आधार पर। लेकिन जो आप 10,000 लीटर की बात कर रहे हैं वो है चावल का। चावल में अगर आप चावल से एथेनॉल बनाते हैं तो 10,000 लीटर प्लस उससे अधिक पानी का इस्तेमाल होगा। नितिन गडकरी उसके बाद कहते हैं कि जो लोग ये कह रहे हैं कि भारत में पानी की कमी है वो सब देशद्रोही लोग हैं। ठीक है, रूबिका लियाकत उसी 2 दिन पहले एक शो करती हैं, कहती हैं कि आपके यहाँ कोई मेहमान आता है तो आप कितना पानी ग्लास में देते हैं, आधी ग्लास पानी देते हैं, 1 ग्लास देते हैं, आप आधा ग्लास पानी बर्बाद कर रहे हैं। नेता लोगों की पॉलिसी में 10,000 लीटर प्रति लीटर पर बर्बाद हो तो ठीक है, और आप अपने घर के मेहमान को अगर पूरा ग्लास पानी दे दें तो आप गलत हैं। ये तो डबल स्टैंडर्ड है। यानी इनडायरेक्टली नितिन गडकरी रूबिका लियाकत को देशद्रोही कर रहे हैं, क्योंकि रूबिका लियाकत तो बात मान रही कि देश में पानी की कमी है। तो अब मैं विश्वास किसका करूं? मैं नितिन गडकरी की बात मानूं कि देश में पानी की कोई कमी नहीं है, या इस देश के प्राइम टाइम न्यूज पर एक एंकर जो कह रही है कि देश में पानी की कमी है, पानी बचाओ, उसकी बात मानूं, या फिर दिल्ली की बात मानूं कि दिल्ली का जल स्तर इतना नीचे चला गया है कि बोरिंग की अनुमति नहीं मिलती है? मैं किसकी बात मानूं कि देश में पानी की कमी है या नहीं? मुंबई की बात मानिए, जहां 40 दिन का पानी बाकी रह गया था अभी मानसून से पहले। उससे भी बड़ी बात, मुंबई में हर साल औसतन 3000 किसान सुसाइड करते हैं, जिसका प्राइम रीजन है मुंबई और महाराष्ट्र में पानी की कमी। लेकिन वो सब सरकार को नहीं दिख रहा है। नितिन गडकरी मानहानि का केस कर सकते हैं कि मुझे और मेरे बच्चों को बदनाम किया जा रहा है, पर हम तो सिर्फ आरोप लगा रहे हैं ना, हमें शक है, और लोकतंत्र में मुझे ये अधिकार है कि मैं नेता के ऊपर शक कर सकता हूं। तो डिपेंडेंसी का क्या हुआ? क्या क्रूड ऑयल की डिपेंडेंसी कम हुई? नितिन गडकरी खुद किस वाहन से चलते हैं? वो ईवी है। अब एक सवाल ये भी है कि जब ईवी है तो फिर एथेनॉल क्यों? मैं वही तो कह रहा हूं, आप खुद ईवी से चल रहे हैं, दिल्ली में ईवी पॉलिसी आ गई है, भारत ईवी कंपैटिबल बनने वाला है, तो फिर एथेनॉल बीच में आया कहां से 10 साल के लिए? तो इससे यह शक नहीं पैदा होगा कि 10 साल का जो बिजनेस है एथेनॉल का, इससे बड़ा व्यापार नहीं है, क्योंकि आज से 7-8 साल बाद फ्यूल कंपैटिबिलिटी टोटली स्विच हो जाएगी ईवी पे मेजरली। ये भी नितिन गडकरी ने ही कहा था, और किसी ने तो कहा नहीं था कि हम ईवी कंपैट 2050 तक सब कुछ ईवी हो जाएगा। हाँ, और एक उड़ने वाली बस भी आ जाएगी, उसी में बैठ के उड़ जाएंगे ये लोग, सारा पैसा लेके देश। जब सवाल पूछा जाएगा कि क्या हुआ, तो अब सवाल यही है कि जब ईवी है, आप खुद ईवी से चल रहे हैं, तो फिर एथेनॉल से हमको क्यों चलवा रहे हैं? तो क्या ये वही बात थी कि 2018 में चीनी की मात्रा इतनी ज़्यादा हो गई थी, इतना भंडार हो गया था, उसको ख़त्म करना था और किसानों का भुगतान करना था जो 11,000 करोड़ हो गया था, उसको ख़त्म करने के लिए एथेनॉल लाया गया? और क्या अब आपको ऐसा लगता है कि जो डिपेंडेंसी की जहाँ तक बात है, कहा जा रहा था कि डिपेंडेंसी कम होगी, लेकिन क्या ऐसी खबरें भी न्यूज़ मीडिया में हमने सुनी देखी कि अमेरिका से एथेनॉल बनाना, एथेनॉल को एक्सपोर्ट मतलब इंपोर्ट भी किया जा रहा है, मतलब बाहर से भी अब जो एथेनॉल वो मंगाया जा रहा है? तो आप क्रूड ऑयल नहीं मंगाना चाह रहे, लेकिन आप एथेनॉल खरीदना चाह रहे हैं, तो डिपेंडेंसी की जहां तक बात है वो तो खत्म होती हुई लगभग नहीं दिख रही है। अब इसका मैं उस आरटीआई पे आता हूं। हमारी टीम ने एक आरटीआई डाली, ठीक है, 3 बड़ी कंपनियां तेल की, ये आरटीआई डाली गई HPCL, BPCL, IOCL और मिनिस्ट्री ऑफ ऑयल एंड पेट्रोलियम गैस के ऊपर।
सीधा सवाल था कि E20 से पेट्रोल इंजन को कोई नुकसान नहीं होता है, ऐसा दावा है सरकार का। इसके पीछे सरकार ने कोई रिसर्च की होगी, दिखा दीजिए। उस रिसर्च के स्टैंडर्ड्स क्या थे, मानक क्या थे, कौन से इंजन पे रिसर्च की गई, कितने लीटर फ्यूल डाला गया, कितने किलोमीटर तक गाड़ी चलाई गई, कौन सी कंपनी की गाड़ी चलाई गई और उसका आउटपुट क्या रहा। भाई आप रिसर्च मुझे बता दें कि मैंने एक रिसर्च की है कि इस दवा से कैंसर ठीक होता है, आप ये दवा खा लीजिए, तो मैं जानूंगा ना कि रिसर्च किस पे की है, मुझसे पहले कितने जानवरों पर इस दवा की टेस्टिंग की गई है, या मुझ पे ही टेस्टिंग आप कर देंगे, पता आप ही वो चूहा हो, है ना। तो आप मुझ पे आप इस देश को टेस्टिंग लैब नहीं बना सकते, आपने पहले कुछ गाड़ियों पे टेस्टिंग की होगी, तो आप वो डेटा मुझे दे दीजिए। उस आरटीआई का जवाब आता है कि नीति आयोग की जो एथेनॉल ब्लेंडिंग रोडमैप रिपोर्ट है 2020 से 2025 वो, और 12 अगस्त को पीआईबी में एक प्रेस रिलीज जारी की गई। ये दोनों कोई रिसर्च रिपोर्ट नहीं है, एक सरकार की रिपोर्ट है और दूसरा रिपोर्ट का कंक्लूजन है। दोनों पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, कहा गया इनको पढ़ लीजिए। इनको पढ़ने की बात, चलो उसको भी पढ़ा, लेकिन उसमें मानक नहीं थे। रिसर्च डिपेंड करती है उसके सैंपल पर, सैंपल कहाँ है वो नहीं आपने बताया। उसके बाद ये कहा एचपीसीएल ने, बीपीसीएल ने भी बिल्कुल वही बात कही और वही दो लिंक दे दिए। मेरा मानना ये था कि एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओसीएल और जो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री है, चारों पर अलग अलग आरटीआई लगाओ। अगर चारों के जवाब मैच नहीं करेंगे तो समझ में आ जाएगा कि गड़बड़ कहां है, और वही हुआ, चारों के जवाब मैच नहीं किए। इसके बाद आईओसीएल ने कहा कि यह सूचना सीधे हमसे संबंधित नहीं है। आईओसीएल कह रही है कि यह रिसर्च हमसे सीधे संबंधित नहीं है, जबकि देश की सबसे बड़ी ऑयल कंपनी है। और वो कह रही है कि आईओसीएल रिसर्च एंड डेवलपमेंट और एआरएआई और एसआईएएम, ये दो एजेंसियों ने मिलकर जॉइंट स्टडी की, और उस स्टडी की कॉपी देने के बजाय फिर उन्होंने वही रोड मैप दे दिया जो 2020 से 25 का था। जब आपने स्टडी की है तो स्टडी की रिपोर्ट देते क्यों नहीं है? आप मान रहे हैं स्टडी की है, लेकिन स्टडी की रिपोर्ट नहीं देंगे, और पीआईबी का लिंक दे दिया, वही जो सबसे पहले एचपीसीएल ने दिया था। यानी जो जवाब आरटीआई में मांगा गया वो मांगा गया था कि आपका सैंपल क्या था। आपने 100 गाड़ियों पे टेस्ट किया, 200 गाड़ियों पे टेस्ट किया, 200 गाड़ियों को 40,000 किलोमीटर तक चलाया, आप कैसे अनुमान लगाओगे? गाड़ी में आपने एथेनॉल वाला फ्यूल डाला, धक्का मार के 5 मीटर खिसका दी, बोले कोई कमी नहीं आई है, रिपोर्ट बना दो, ऐसे तो नहीं बनाओगे ना। तो उसका डेटा कहां है? ठीक है, वो जवाब आ गया। उसके बाद दूसरा सवाल पूछा गया, टेस्टिंग एजेंसी कौन सी थी और टेस्ट प्रोटोकॉल क्या था और कितने समय पर हुआ और क्या श्रेणी का हुआ, मतलब इंजन कौन सा था, 2023 से पहले वाला, 2023 के बाद वाला, क्योंकि नुकसान सबसे ज्यादा किन गाड़ियों को है? जिनकी मैन्युफैक्चरिंग 2023 से पहले हुई है। और हिंदुस्तान में ऑलरेडी कोई भी आदमी जब अपनी कार खरीदता है तो उस पर इतना टैक्स देता है जितना टैक्स देना नहीं चाहिए, लगभग 100% है ना। अगर कोई भी गाड़ी लग्जरी व्हीकल में जिसको गिना जाता है तो उस पर 100% के आसपास आप टैक्स देते हैं, ठीक है। छोटे व्हीकल पर आप 18% तो दे ही रहे हैं सीधा सीधा, उसके बाद आप रोड टैक्स भी दे रहे हैं, आप टोल टैक्स भी दे रहे हैं, आप इंश्योरेंस भी करा रहे हैं, सब कुछ आप ही दे रहे हैं। सरकार आपको बदले में क्या दे रही है? ये लखनऊ और कानपुर एक्सप्रेस पे जो गड्ढा हुआ है वो दे रही है, ठीक है। इसका जवाब भी आता है कि डिटेल टेस्ट प्रोटोकॉल आर नॉट अवेलेबल विद द ऑफिस ऑफ सीपीआईओ अंडर द आरटीआई एक्ट 2025। जानकारी देने से ही इनकार कर दिया एचपीसीएल कि ये आरटीआई के अंडर ही नहीं आ रहा है कि हम आपको टेस्ट रिपोर्ट के प्रोटोकॉल्स क्या हैं वो दे दें। दूसरा, बीपीसीएल ने कहा शब्द दर शब्द वही वाक्य, जो वाक्य एचपीसीएल ने कहे कि हम नहीं दे सकते, वही वाक्य वीपीसीएल ने कहे। आईओसीएल ने कहा कि हम वही 3 लिंक फिर दे सकते हैं। पीआईबी की प्रेस रिलीज, उसके बाद एथेनॉल ब्लेंडिंग रोडमैप 2020 से 2025, और मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और गैस ने यही सब जोड़ के दे दिया कि यही 3 लिंक हमारे पास है। यानी आपने पहले सवाल का जवाब दिया, नहीं दिया, दूसरे सवाल का जवाब दिया, नहीं दिया। अब आया तीसरा सवाल, ये बड़ा मेजर सवाल था। अब आप यहां सरकार की चालाकी देखिए। हमने पूछा कि जो कंपनियां देश भर में 20% एथेनॉल पेट्रोल बेच रही हैं, वो खुद कह रहे हैं कि टेस्ट प्रोटोकॉल अवधि, वाहन की श्रेणी की जानकारी उपलब्ध नहीं है। यानी जो तेल बेच रहा है, मैं आपको चावल बेच रहा हूं और आपने मुझसे पूछा चावल की क्वालिटी कैसी है, तो जवाब कौन देगा? मैं ही दूंगा ना। मैं आपसे कहूं कि मुझे नहीं पता क्वालिटी कैसी है, तो फिर मैं चावल बेचने लायक स्थिति में हूं? नहीं हूं। तो ये तीनों कंपनी ने कहा कि हमारे पास जानकारी नहीं है, या तो पारदर्शिता की कमी है,
या फिर इसके पीछे कोई प्लानिंग है? जो आदमी सामान बेच रहा है, अगर उसके पास ही ऑथेंटिक आंसर नहीं है तो फिर आप किससे पूछेंगे? इसके बाद एक और सवाल आ जाता है कि चलो आप ये नहीं बता रहे हो तो मुझे ये बता दो, E20 ब्लेंडिंग अनिवार्य करने वाली जो सूचना है, कैबिनेट से जो अप्रूवल है, उनको किस आधार पर दिया गया है? भाई कैबिनेट ने अप्रूवल दिया, सूचना जारी की और OMC के निर्देश जारी किए गए, उसकी बेस क्या है? तो HPCL ने 17 फरवरी 2026 का अधिसूचना का हवाला दिया, नेशनल पॉलिसी ऑफ बायोफ्यूल 2018 का लिंक दिया, फिर से वही लिंक जो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, कोई नई रिपोर्ट और जानकारी नहीं। 2018 की रिसर्च के आधार पर आप 2026 में E20 लागू कर सकते हैं क्या? रिसर्च तो कम से कम 12 महीने पुरानी होनी चाहिए ना आपके पास। ठीक है, कोई बात नहीं। BPCL ने भी वही किया, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड गैस ने भी वही किया, किसी ने भी नहीं दिया। लेकिन इसके बाद सबसे बड़ा सवाल आया जिसके जवाब देने में सरकार को डर लगने लगा। वो सवाल ये था कि एथेनॉल सप्लायर कौन है आपके, हमको उनकी लिस्ट दे दीजिए, तो हम सीधे उनके पास ही चले जाएंगे। भाई कोई तो एथेनॉल बना के सरकार को बेच रहा होगा ना, इससे तो राष्ट्रीय सुरक्षा को कोई खतरा भी नहीं है, क्योंकि एथेनॉल से बम तो बनता नहीं है। तो एथेनॉल बनाने वाले जो आपके सप्लायर हैं, हमें उनकी लिस्ट दे दीजिए, नाम, लोकेशन और पिछले 3 साल की सप्लाई का रिकॉर्ड दे दीजिए कि उन्होंने कितना एथेनॉल बेचा है, किस लागत पर बेचा है, तो हमें पता चल जाएगा कि एथेनॉल का रेट क्या है और किस तरह से बनाया जा रहा है, कौन सी कंपनियां बना रही हैं। हम उनके 3 साल की रिपोर्ट को ऑडिट करा लेंगे, हम भी कंफर्म हो जाएंगे। इसका जवाब दिया गया कि सेक्शन 81D कॉमर्शियल कॉन्फिडेंशियल के तहत BPCL की वेबसाइट से इस जानकारी को हम नहीं दे सकते, ये कॉन्फिडेंशियल मामला है। यार एथेनॉल बेचने वाली कंपनी का डेटा कॉन्फिडेंशियल कैसे हो सकता है? मतलब इसमें कोई तर्क आपको लगता है कि जो एथेनॉल बनाने का दावा सरकार कर रही है, उसे बनाने वाली कंपनी का डेटा कॉन्फिडेंशियल कैसे हो सकता है? RTI एक्ट के अंडर कैसे आ सकता है? मतलब उससे बाहर कैसे हो सकता है? BPCL ने जवाब दिया ये भी कॉमर्शियल कॉन्फिडेंस का मसला है, हम नहीं दे सकते। HPCL ने भी यही कहा, IOCL ने भी सेम बात बोली और मिनिस्ट्री ऑफ ऑयल एंड पेट्रोलियम गैस ने भी यही कहा कि हम जो जानकारी है OMC के पास है, इसलिए हम उन्हें ट्रांसफर कर दे रहे हैं, हम सीधा जवाब नहीं दे सकते। और OMC ने भी जानकारी नहीं दी। तो क्या एथेनॉल इतना ज्यादा सीरियस विषय है कि सरकार एथेनॉल सप्लायर्स की लिस्ट भी नहीं दे सकती? इसके पीछे कारण क्या है? जानकारी हमें नहीं मिली, लेकिन मैं ये बात तय कर सकता हूं कि एथेनॉल बनाने वाली कंपनियों में भी जबरदस्त मोनोपोली है। और ये बनाने वाली कंपनियां उन्हीं लोगों की हैं जिनके तार सरकार के बड़े बड़े मंत्रियों से जुड़े हैं। जैसे पॉलीमर को लेकर के शक दिखाया जा रहा है ना कि कौन पॉलीमर का धंधा करेगा अगर पॉलीमर के नोट बनेंगे, वही इस चीज में भी शामिल है। भाई हमें हक है ना ये जानने का कि इस देश में स्टील कौन बना रहा है, हमें हक है ये जानने का कि दूध कौन बना रहा है, तो हमें ये हक क्यों नहीं है जानने का कि एथेनॉल कौन कंपनी बना रही है? तो इस RTI को डालने का जो मकसद था वो कहीं ना कहीं यही था कि क्या वाकई लोगों की जो परेशानियां हैं गाड़ियों में जो आ रही हैं दिक्कतें, वो सही है या नहीं है। क्योंकि अगर माइलेज किसी का कम होगा और अगर 30% जैसा बोला था उन्होंने, बस अगर 30% कम हो जाएगा तो मान लीजिए आपकी गाड़ी अगर 1 लीटर में 10 किलोमीटर चल रही है तो अब 7 किलोमीटर चलेगी वो। तो इसका जो सीधा असर आपकी जेब पे पड़ेगा, और आपकी जेब पे पड़ने का मतलब ये है कि मैंने महसूस किया है कि लोग अब पेट्रोल पंप पर जो पहले 4000 का पेट्रोल डलाते थे वो अब 2000 का डलाते हैं पेट्रोल। ठीक है, तो ये पूरा असर देखने को मिल रहा है और कहीं ना कहीं इसका पूरा जो सीधा खामियाजा है वो भुगतना पड़ेगा आम जनता को ही, और वो भुगतना पड़ भी रहा है। महंगाई भी इसी के इर्द गिर्द घूमती है, पेट्रोल का सीधा सीधा लिंक होता है महंगाई से भी। अब ये जो हम वीडियोज़ देखते हैं, वायरल वीडियोज़ देखते हैं कि लोगों को परेशानी है, उनके पुर्जे खराब हो रहे हैं, माइलेज कम हो रहा है, तो क्या ये पूरा पेड प्रोपेगेंडा है मंत्री जी के खिलाफ जैसा वो कहते हैं, या इसमें कुछ सच्चाई भी है? चलिए, मैं आपकी बात बहुत सही सवाल है, ये भी सवाल मेरी RTI में था। अच्छा, मैंने अपनी RTI में पूछा कि जब ये मीटिंग की गई होगी कि एथेनॉल पॉलिसी लागू की जाए, तो सारी कंपनियां बैठी होंगी ऑयल से जुड़ी हुई, IOCL, BPCL, HPCL और मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम, एक बैठक हुई होगी। उस बैठक में सब कुछ एथेनॉल के सपोर्ट में ही डिस्कस हुआ होगा, ऐसा तो नहीं हो सकता। 5-10% ऐसे सवाल भी होंगे जो जनता के हक से जुड़े होंगे कि इसमें ये नुकसान हो सकता है। तो उस बैठक के मिनट्स ऑफ मीटिंग होंगे, उस मीटिंग के कोई तो मिनट्स बने होंगे, मुझे वही दे दीजिए। जो उस बैठक का लेखा जोखा था, उस मीटिंग का जो रिकॉर्ड था, वो साझा कर दीजिए, वो भी गोपनीय है।
उसके बाद मैंने एक और सवाल पूछा कि जब इतनी बड़ी पॉलिसी आप लेकर के आ रहे हैं तो आपने कोई एक ऐसी योजना भी बनाई होगी कि जनता की जो E20 से जुड़ी हुई शिकायतें आएंगी उनको हम लिस्टेड करेंगे ताकि 1 साल बाद हम ऑडिट करें उन शिकायतों का और उनका समाधान करें। मैं ये बात नहीं मानता हेमंत कि कोई भी पॉलिसी पूरी तरह से सही हो सकती है और पूरी तरह से गलत हो सकती है। हो सकता है एथेनॉल 10% कमियों के साथ आए, लेकिन मैं इसके लिए तो तैयार हूं कि मैं उन 10% कमियों को सुनूंगा और अगले 12 महीने में उन कमियों के ऊपर काम करूंगा और अगले साल मैं इन कमियों को सुधार करके बेहतर फ्यूल दे दूंगा। इसके लिए प्राइमरी है कि मैं उन कमियों की लिस्टिंग करूं। मैंने इन चारों लोगों से कहा कि मुझे उन कमियों का ब्यौरा ही दे दीजिए जो शिकायतें जनता ने की हैं। इनके पास एक भी शिकायत का रिकॉर्ड नहीं। जब आपके पास शिकायत का रिकॉर्ड नहीं है, आपकी मीटिंग में क्या डिस्कस हुआ यह आप नहीं बता सकते हैं, एथेनॉल के सप्लायर कौन कौन है यह आप नहीं बता सकते हैं। एथेनॉल के सप्लायर के अलावा एक और मोटा सवाल पूछा गया कि मुझे यह बताइए कि एथेनॉल की प्रति लीटर दर खरीद जो है वो 2018 से लेके अब तक हर साल क्या बढ़ी है। मतलब 2018 में जिस कीमत पर सरकार एथेनॉल खरीद रही थी, क्या 2026 में भी उसी कीमत पर एथेनॉल खरीद रही है? मुझे साल दर साल पिछले 6 साल में सरकार द्वारा खरीदे गए एथेनॉल की रिपोर्ट दीजिए, जिसमें आप बताइए कि आपने कितने टन खरीदा, कितने लीटर खरीदा, उसकी क्या कॉस्ट आई, भुट्टे वाला एथेनॉल कौन था, चीनी वाला एथेनॉल कौन था, गन्ने वाला कौन था, या आप किसी और कद्दू, बैंगन, भाटा से भी बनाना चाहते हो तो उसकी भी मुझे रिपोर्ट दीजिए। सरकार वो भी देने में समर्थ नहीं है। और गडकरी जी कह रहे हैं कि हम कुछ भी छुपा नहीं रहे हैं। तो गडकरी जी क्यों कह रहे हैं? हरदीप पुरी जी बताएं ना, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री किसके अंडर है? पुरी साहब के। तो पुरी साहब का काम गडकरी जी कर रहे हैं और गडकरी साहब का काम कौन कर रहा है ये हमें नहीं पता, इसीलिए हाईवे पे गड्ढे हो रहे हैं। तो जिस काम के लिए गडकरी साहब को रिस्पॉन्सिबल होना था उस काम के लिए वो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहे, और जो उनका काम नहीं था वो काम वो पिछले 6 महीने से कर रहे हैं। तो क्या इससे यह शक पैदा नहीं होता कि अगर मैं अपना घर छोड़ के और पड़ोसी के घर में कंस्ट्रक्शन करा रहा हूं तो मेरी नीयत जरूर होगी उस प्लॉट पे कब्जा करने की। तो हरदीप पुरी को अब डरना चाहिए तो अब कि नितिन गडकरी उनकी कुर्सी खाने वाले हैं। इस सब पे बुराई किसकी होगी? पुरी साहब की, क्योंकि लीगली कौन आंसरेबल है इस सब के लिए? जो रायता गडकरी साहब ने फैलाया है वो समेटेगा कौन? तो कुल मिला के ये है, कुल जमा ये है कि ARAI की रिसर्च और बाकी की जितनी भी इंडिपेंडेंट रिसर्च की गई होंगी उनके नतीजे पब्लिक डोमेन में नहीं हैं और RTI के दायरे से बाहर रखे गए हैं। RTI के जवाब तो यही बताते हैं कम से कम। अब तक हमने बात की क्या किसानों की आय बढ़ी, उस पर हमने बात की कि क्या जो आम जनता है, जो व्हीकल के ओनर हैं, उनको कोई परेशानी हुई, उन सब पे बात की हमने। जवाब RTI में नहीं मिले, लेकिन वो जवाब कहीं ना कहीं पब्लिक डोमेन में लोगों के अपने अनुभवों के ज़रिए हमें देखने को वीडियोस में मिल जाते हैं। अब अगला जो एक बड़ा सवाल है, और हमने इस पर बात भी की है कि फ़ायदा सबसे ज़्यादा किसको हुआ है, OMCs को हुआ है या एथेनॉल बनाने वाली कंपनीज़ को हुआ है या फिर हम लोगों को हुआ है, तो उस पर भी बात हो गई है। अब एक बात ये और कर ली जाए राघव की, क्या कार्बन उत्सर्जन की घटने की बात कही थी, क्योंकि E20 पेट्रोल जहां भी मिलता है वहां पे आप देखेंगे पेट्रोल पंप पे ग्रीनरी बहुत ज्यादा होती है, जो स्टिकर चिपके हुए हैं वो भी ग्रीन चिपके हुए हैं। तो कहीं ना कहीं इसको ऐसे प्रदर्शित, ऐसे दर्शाया जा रहा है कि E20 पेट्रोल जो है वो कार्बन उत्सर्जन, कार्बन इमिशन को कम करेगा और जो ग्लोबल वार्मिंग है वो कम होगी। क्या ऐसा होता है या हो रहा है कार्बन उत्सर्जन? ये डाटा मुझे देगा कौन है? मैं वही कह रहा हूं कि एक तरफ सरकार ने सारी जानकारी को गोपनीय रखा है, ये ठीक वैसा ही हो गया कि मैं और आप मिलकर के इस बारे में बहस करें कि देश में जो परमाणु ऊर्जा बनाई जा रही है उससे कितना कार्बन उत्सर्जन हो रहा है और देश के पास कितने परमाणु रिएक्टर हैं। ये गोपनीय बात है, मुझे और आपको नहीं पता, तो हम बस सवाल कर सकते हैं और हम वो बता सकते हैं जो आंखों देखा हाल है। असम में जहां एथेनॉल बन रहा है वहां कुछ इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट ने ग्राउंड रिपोर्ट की और वहां के आसपास की सिचुएशन दिखाई कि वहां कितना कार्बन पत्तियों पे जमा है, क्या लगातार एक आवाज आती रहती है उस मशीन के चलने की जो एथेनॉल बनाती है, और उस पूरे गांव का AQI कितना बढ़ गया है। अब सोचो असम जैसी जो एकदम नेचुरल हैबिटेट जगह है वहां पर आपने एथेनॉल का इतना बड़ा प्लांट लगाया और वहां की बैंड बजी पड़ी है, तो आप सोचिए जब ये एथेनॉल के ठेके उत्तर प्रदेश में लगेंगे, हरियाणा में लगेंगे, पंजाब में लगेंगे, तो क्या इनका जो CO2 वाला है उसमें नितिन गडकरी जी पर्सनल एयर फिल्टर लगाएंगे?
आप किस बेस पे कह रहे हो? आप बता रहे हो कार्बन उत्सर्जन कम होगा, तो मुझे रिपोर्ट तो दिखाओ ना कि इससे इतना होता था। ना तो ये रिपोर्ट है कि गाड़ियों के फ्यूल से कितना कार्बन उत्सर्जन होता है, अनुमान है, और ना आप ये बता रहे हो। जब मुझे आप यही नहीं बता रहे हो कि एथेनॉल सप्लायर कौन से हैं, कंपनी कौन सी है, तो मैं जाके कैसे ऑडिट करूंगा कि कितना उत्सर्जन हो रहा है? ये तो सरकार का काम है ना बताना। सरकार मुझे बता दे कि ये 15 कंपनियां हैं जिसमें पिछले 7 साल से हम एथेनॉल खरीद रहे हैं और इनकी लोकेशन ये है, 3 साल का बजट ये है, सारी जानकारी अपने आप मार्केट में आ जाएगी। लेकिन सरकार वो बता रही है क्या? जब वो नहीं बता रही तो मैं कैसे बता पाऊंगा कि उत्सर्जन कम होगा या ज्यादा होगा? इसका जवाब कौन देगा? सरकार देगी। वो जवाब सरकार दे नहीं रही है। अब जिनकी गाड़ियां डीजल से चलती हैं वो यहाँ पे थोड़े खुश हो रहे होंगे, उनको खुश होने की जरूरत है नहीं, क्योंकि आइसोब्यूटेनॉल डीजल में मिलाने की बात कही जा रही है। हाँ बिल्कुल। तो डीजल में, पर मेरा सवाल अभी भी वही है कि जब देश के मंत्री साहब खुद ईवी से चल रहे हैं और देश को ईवी कंपैटिबल बनाया जा रहा है, तो बीच में ये एथेनॉल और आइसोब्यूटेनॉल कहां से आया है, इसका हिसाब कौन देगा और ये क्यों आया है, और इससे जो मुनाफा कमा रहे हैं वो लोग कौन है, उसकी लिस्ट सार्वजनिक की जानी चाहिए। अब अगर शिकायतें ना होती हेमंत, तो केजरीवाल ने पूरा मूवमेंट खड़ा किया, प्रधानमंत्री कार्यालय तक चल के गए, 2 लाख से ज्यादा लोगों ने लिखित कंप्लेन दी है। ये 2 लाख पाकिस्तान के लोग तो हैं नहीं, ना बांग्लादेश के हैं, और सरकार कह रही है एक भी शिकायत नहीं आई। हाँ, तो केवल 5 दिन में केजरीवाल के पास 2 लाख से ज्यादा शिकायतें आ गई। 7 लाख लोग उस इवेंट को लाइव देख रहे हैं, लेकिन ना तो कांग्रेस इस मसले पर आवाज उठा रही है, ना आम आदमी पार्टी के अलावा समाजवादी पार्टी इस मसले पर आवाज उठा रही है, ना ममता बनर्जी आवाज उठा रही है। पूरे देश में विपक्ष की कोई भी पार्टी एथेनॉल के मसले पर खुल के आवाज नहीं उठा रही है, केवल केजरीवाल आवाज उठा रहे हैं। इससे एक शक और गहराता है कि एथेनॉल बेचने वाली कंपनियों में वो तमाम लोग शामिल हैं जो देश की अन्य पार्टियों में भी जुड़े हुए। इस बीच में एक E20 जनता पार्टी का निर्माण भी किया गया। तहसीन पूनावाला एक व्यक्ति है, उन्होंने किया। अब जब पूरा प्रोटेस्ट उनके द्वारा ही चलाया गया तो उनकी मांग ये थी कि हमें पेट्रोल पंप पर आप एथेनॉल बैन मत कीजिए, बस एक हमें ऑप्शन दे दीजिए कि जिसको पेट्रोल शुद्ध चाहिए हो उसको वहां पे वो उपलब्ध हो जाए। क्या ये सॉल्यूशन है? देखिए, मतलब अभी भी हम जब पेट्रोल पंप पे जाते हैं, एथेनॉल जब से आया था उससे पहले हम जाते थे, तो एक एक्स्ट्रा करके एक एक्स्ट्रा पावर वाला जो पेट्रोल मिलता था 95, और वो मेरे ख्याल से 5 या 10 रुपए महंगा होता था। उसको डलवाने में भी लोग हिचकिचाते थे, नहीं डलवाते थे। कितने लोग होंगे ऐसे जो अगर कल को शुद्ध पेट्रोल ही 170 रुपये लीटर दे भी दें, अवेलेबल करवा भी दें, इनकी मांग मान भी लें, E20 जनता पार्टी की मांग मान लें, तो क्या ये सोल्यूशन है? कितने लोग भरा पाएंगे 170 रुपये प्रति लीटर में? जो बड़े बड़े लोग हैं, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्री चला रहे हैं, या जो देश की 10% जनता है वही भरा पाएगी? मेरा सवाल ये बाकी लोग तो भरा नहीं पाएंगे। मेरा सवाल ये है कि पेट्रोल 170 रुपए लीटर क्यों है? कच्चे तेल की कीमत मार्केट में क्या है? क्या वही है जो युद्ध के समय थी? नहीं, कम हुई, बहुत कम हो गई। $50 के आसपास आ गई प्रति बैरल, $60 के आसपास आ गई। आप $100 के समय पे पेट्रोल बेच रहे थे और कह रहे थे कि जब सस्ता होगा तो हम सस्ता कर देंगे, क्योंकि आपने महंगा तो किया। पेट्रोल कब महंगा किया गया? जब वॉर शुरू हुई। कितना महंगा किया गया? लगभग 18 से 19 रुपए प्रति लीटर सरकार ने बढ़ाया और 100 रुपए का काटा पेट्रोल पार कर गया। वॉर अब खत्म हो गई, फ्यूल आ रहा है, तो कम क्यों नहीं हो रहा है? और ये पता ही नहीं हमें चला कि जो शुद्ध फ्यूल है वो 170 रुपए कब पहुंच गया, क्योंकि सरकार तो ये कह रही कि हम वॉर के समय में भी सस्ता फ्यूल बेच रहे हैं। क्या आपको ये पता चला कि कब हमें शुद्ध फ्यूल की जगह E20 दिया जाने लगा और कब जो शुद्ध फ्यूल है उसकी कीमत 170 रुपए लीटर हो गई? ये पता चला? किसी को भी इसकी जानकारी मिली? कोई नोटिफिकेशन जारी किया गया कि पेट्रोल के दाम 170 रुपए हैं? अब गडकरी जी कह रहे हैं कि अगर आपको 20 नहीं चाहिए तो 170 वाला भरवा लीजिए, आपके पास से 70 रुपए लेके आऊंगा मैं। सरकार देगी सब्सिडी। 170 रुपए क्यों है उसका ब्रेकडाउन दीजिए, उस पर कितना टैक्स लग रहा है, क्या वो दे रही है सरकार? तो ये सब कुछ बंद कमरे में डिसाइड हो जा रहा है। अब आप समझिए, नेशनल बायोफ्यूल कोऑर्डिनेशन कमेटी NBCC E20 से जुड़ी मीटिंग्स की थी उन्होंने। उनसे भी मैंने कहा कि आपने अगर मीटिंग की है और E20 लागू किया है, एक्सपर्ट बैठे थे, कंसल्टेंट बैठे थे, तो मुझे अपनी मीटिंग के मिनट्स दे दीजिए। उस पर भी जवाब यही आया कि हम इस मीटिंग के मिनट्स नहीं दे सकते हैं, ये बात RTI एक्ट के अंदर नहीं आती है। यही जवाब HPCL ने दिया। पॉइंट नंबर 10 और 11 के आधार पर यही जवाब IOCL ने दिया, और 25 नवंबर की PIB की एक प्रेस रिलीज फिर मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम ने मुझे पकड़ा दी।
प्रेस रिलीज का क्या करूंगा, वो तो पब्लिक डोमेन में है पहले से। 6 चीजें मैंने पूछी, आपने 6 में से एक का भी जवाब नहीं दिया। एथेनॉल बनाने वाली कंपनियों का डेटा दे दीजिए, हम खुद पता लगा लेंगे कि उनका एक फाइनेंशियल ईयर में प्रॉफिट कितना है। उससे समझ में आ जाएगा ना कि वो कितना मुनाफा कमा रहे हैं, सरकार कितना टैक्स लगा रही है, और ये पैसा जा किसकी जेब से रहा है, हमारी और आपकी जेब से। मीटिंग ऑफ मिनट्स भी आप नहीं साझा कर रहे हैं, शिकायतें जनता की कितनी आई वो भी आप साझा नहीं कर रहे हैं, E20 में आप कितना फ्यूल खरीद रहे हैं एथेनॉल, ये भी आप साझा नहीं कर रहे हैं। अगर ये बात बता देते तो क्लियर नहीं हो जाता कि कितना फ्यूल E20 अमेरिका से आ रहा हो, कितना देश में बन रहा है। जितनी खपत है अगर उतना देश में नहीं बन रहा है तो बाकी फ्यूल कहां से आ रहा है एथेनॉल। ये तो साधारण सी बात है ना। अगर घर में 6 लोगों की खाने की जरूरत है और आप 3 लोगों का ही खाना बना रहे हैं तो 3 लोगों का खाना आउटसोर्स ही हो रहा होगा। आप नहीं भी बताएंगे तो भी मैं जान जाऊंगा। तो आप कम से कम ये जानकारी तो दीजिए कि देश में कितना एथेनॉल बन रहा है। आप वो भी नहीं बता रहे हैं तो ये बात छुपा ही तो रहे हैं। फिर मैं कैसे मानूं कि अमेरिका से एथेनॉल नहीं खरीदा जा रहा है। भाई मेरे शक को क्लियर कौन करेगा? इस देश की सरकार, क्योंकि टैक्स मैं किसको देता हूं? सरकार को देता हूं। तो अगर मुझे शक है और मैं RTI लगा रहा हूं तो आप जवाब दीजिए ना। जवाब देने में क्या समस्या है? तब आप ये क्यों कह रहे हैं कि ये मसला गोपनीय है? एथेनॉल गोपनीय मसला है। गोपनीय था तो गडकरी जी इतने दिन 6 महीने से क्यों ज्ञान देने आ रहे थे कि मैं E20 कर दूंगा, E100 कर दूंगा, E70 कर दूंगा, आप सबकी गाड़ी में एथेनॉल पड़ेगा? क्यों बता रहे थे? अगर गोपनीय था छुपा के रखते। तो E20 पेट्रोल से कितना फायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ, इस पे द रिपोर्टर्स कलेक्टिव की एक रिपोर्ट भी है जो बताती है कि पिछले 3 सालों में 88,000 करोड़ रुपए का घाटा नुकसान हुआ है। तुलनात्मक रूप से अगर जो पेट्रोल पहले से हमें मिल रहा था हम उसी पेट्रोल को इस्तेमाल करते, उसकी तुलना में जब हमने E20 एथेनॉल वाला पेट्रोल इस्तेमाल करना शुरू किया तो हमें 88,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। तो अब बात यह है सारी कि सरकार को डेटा छुपाने की बजाय डेटा देना चाहिए कि किसानों का कितना फ़ायदा हुआ, किसानों की आय कितनी हुई, एथेनॉल बनाने वाले लोग कौन हैं, या जो RTIs में हमने सवाल पूछे उनसे उन्होंने जवाब दिया कि हमें नहीं पता या हम नहीं बता सकते, ये RTI के दायरे से बाहर है। उन सभी सवालों के जवाब जनता को मिलने चाहिए। और इसके बाद ये भी पता लगना चाहिए कि कौन लोग हैं जो एथेनॉल की फैक्ट्री चला रहे हैं, क्या यहाँ मोनोपोली है। इसके अलावा ये भी बताना चाहिए कितनी डिपेंडेंसी हमारी जो थी विदेशों से क्रूड ऑयल खरीदने की वो कितनी कम हुई है। इन तमाम सवालों के जवाब सरकार को देने चाहिए। थोड़ी फुर्सत मिले अगर कंटेंट क्रिएटर्स पर केस करने से तो सरकार ये जवाब हमें दे दे। एक और मसला आखिरी में डिस्कस करना चाहूँगा आपसे। सरकार एक पेड कैंपेन भी चला रही है कि आपको एथेनॉल के फायदे गिनाने हैं। हाँ, आजकल हम रील्स में देख लेते हैं। ठीक है, अगर कोई कमी नहीं है तो सरकार को अलग से इसके फायदे गिनाने पर खर्च क्यों करना पड़ रहा है? सीधा सा सवाल। नहीं, पेड कैंपेन चला रही है, ये इसका क्या सबूत है हमारे पास? देखिए, सबूत तो इसका भी नहीं है सरकार के पास कि एथेनॉल से कोई नुकसान नहीं होता है। तो जब सरकार के पास सबूत नहीं और वो बात कर सकती है तो हम कोई सबूत नहीं दे सकते, लेकिन दिख तो रहा है। सबूत के तौर पर एक कंटेंट क्रिएटर थे जिन पर केस किया था नितिन गडकरी ने। उन्होंने अपना एक मेल दिखाया था जिस मेल में उनके पास एक मेल आया था कि अगर आप E20 पे एक रील बनाते हैं और बताते हैं कि किस तरीके से अच्छी उसके फ़ायदे गिनाते हैं तो आपको इतने इतने पैसे दिए जाएंगे, इतनी राशि दी जाएगी। तो उस आधार पे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अगर उनको भेजा गया होगा सब मेल तो वो तमाम लोगों को मिल गया होगा। और ये बात आप पहचान भी सकते हैं, आप जिस कंटेंट क्रिएटर को फॉलो करते हैं जो लगातार सरकार की जो योजनाएं हैं उनकी कमियां गिनाता है, वो अचानक से अगर E20 के फ़ायदे गिनाने लगे तो आप समझ जाइए कि वो पेड हो सकता है। एक आखिरी सवाल मैंने हेमंत अपनी RTI में और पूछा था। आप सोचिए कि जब मैंने इतने सवाल पूछे तब भी मैं किसी क्लियर आंसर पर नहीं हूं, तो आप सरकार कितने क्लियर आंसर? आपका आखिरी सवाल का जवाब भी वही होगा। मेरे आखिरी सवाल ये था जो हर एक का था कि अगर हेमंत मुझे गन्ने का जूस पिला रहे हैं, एकदम आसान भाषा में समझाता हूं, और एक एक्स व्यक्ति मुझे आम का जूस पिलाए, तो दोनों में मैं एक अध्ययन तो करूंगा ना कि दोनों में फर्क क्या है ना। अगर मैं हेमंत को रिकमेंड करूं कि नहीं आपको आम का जूस पीना चाहिए, गन्ने का नहीं, तो उसके मेरे पास कुछ कारण होंगे और दोनों के बीच का कुछ डिफरेंस की स्टडी होगी। सरकार से मैंने कहा कि E10 और E20 के बीच का जो तुलनात्मक अध्ययन है आपने किया होगा, क्योंकि आप E10 से E20 पर गए हैं, तो आपने ये भी जांच की होगी कि जो गाड़ियां E10 से चल रही हैं अगर उन पर E20 डाला जाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा। डिफरेंस तो नापा गया होगा, जाहिर सी बात है। तो मुझे उस डिफरेंस की रिपोर्ट दे दीजिए।
सरकार ने कहा कि उसकी भी डिफरेंस रिपोर्ट आरटीआई एक्ट के अंडर नहीं आती है, और बिल्कुल वही भाषा एचपीसीएल ने जो दी, वही बीपीसीएल ने दी, वही आईओसीएल ने दी, और वही चीज बाद में मुझे फिर पीआईबी की एक प्रेस रिलीज का लिंक दे दिया गया। तो आरटीआई फाइल करते वक्त ये हमें पहले ही बता दें कि हमारे पास कोई डेटा अब नहीं बचा है। ये भी नहीं मना कर रहे हैं, E20 पे आरटीआई डालना सख्त मना है, आप कुछ नहीं, ये कुछ मना पूछ नहीं कर सकते। रहे हैं, बस बार बार पीआईबी की प्रेस रिलीज दे रहे हैं, और 2020 से 25 का जो रोड मैप है उसकी पीडीएफ पकड़ा दे रहे हैं। आप मेरे सवाल एकदम मेरा कोई ऐसा सवाल था जो पब्लिक को ना समझ में आए? भाई E10 से अगर आप E20 पे जाएंगे तो कंपैरेटिव स्टडी की होगी। कोई बच्चा क्लास 6 से 7 में जाएगा तो पास करके गया होगा, उसको रिपोर्ट कार्ड होगा, वो रिपोर्ट कार्ड मुझे दे दीजिए। E10 का रिपोर्ट कार्ड दे दीजिए, E20 का रिपोर्ट कार्ड दे दीजिए। आप काबिल नहीं एनालाइज करने के लिए, मैं बैठ के कर लूंगा। आप मुझे दोनों का बेस डेटा तो दीजिए, आपके पास वो बेस डेटा भी नहीं। कंक्लूजन यही निकलता है कि ना तो तेल कंपनियों को पता है कि इसके नुकसान क्या हैं, ना तेल कंपनियों ने जनता से इसकी शिकायतें लेने के लिए कोई रोड मैप बनाया है। तो जब मुझे पता नहीं है और आपकी बात मैं सुनूंगा नहीं, तो इससे यही तय होता है कि आप इस मसले पर जनता के प्रति जवाबदेह नहीं है, आप उन कंपनियों के प्रति जवाबदेह हैं जो एथेनॉल बना रही हैं। और एथेनॉल के बारे में मैं कल भी यही कह रहा था, आज भी यही कह रहा हूं, ये 10 से 12 साल का मार्केट है। जिन लोगों को कमाना है, 12 साल में जब वो सब कुछ कमा चुके होंगे, एथेनॉल से जितना पैसा चूसा जा सकता है चूस चुके होंगे, तब आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में एथेनॉल किसके मुनाफे के लिए आया। तो आरटीआई जिस उद्देश्य के साथ लाया गया था वो उद्देश्य बना रहे, और सवालों के जवाब तथ्यात्मक रूप से फैक्चुअल मिलते रहें लोगों को, इस बात का ख्याल रखना चाहिए। और जब अपनी अपनी कार और अपनी अपनी बाइकों का कोई माइलेज चेक करता है तो उसके पास गणित और उसका जो स्पीडोमीटर है वो, और उसको पता होता है कि कितना पेट्रोल डलवाया है, एक जो उसकी टंक जो पेट्रोल टैंक है उसकी कैपेसिटी होती है। तो कई तरीके हैं माइलेज पता करने के। आप उनको ये कह के मत टहलाइए कि माइलेज पता करना है तो सर्विस सेंटर जाइए। तो आप सवालों को घुमा फिरा कर उनके जवाब देने से जो आप सवालों से बच रहे हैं, वो तरीका थोड़ा कई सारे संदेह पैदा करता है। और वो संदेह क्या क्या हैं? वो यही हैं कि क्या वाकई E20 पेट्रोल आज हमारी ज़रूरत है या ज़बरदस्ती हम पर थोपा जा रहा है? क्या किसानों को फ़ायदा हुआ? क्या कार्बन एमिशन कम हुआ? या जो हमने सोचा था उसके एकदम विपरीत जाकर के नुकसान हो रहा है, महंगाई बढ़ रही है और किसानों की हालत जो थी वो वहीं की वहीं है, और जो अमीर हुए वो थी OMCs और जो एथेनॉल बना रही हैं वो। और एथेनॉल कौन बना रहा है इसका जवाब भी नहीं है। तो इन सब तमाम सवालों के जवाब जो हमारे पास आज नहीं है आरटीआई डालने के बाद भी, तो हम लाचार हैं। अब हम क्या और कर सकते हैं? इसके अलावा कुछ और नहीं किया जा सकता। इसके अलावा अब अरविंद केजरीवाल और तहसीन पूनावाला जैसे लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अगर वो कुछ हासिल कर सकें इस प्रोटेस्ट से, कुछ सवालों के जवाब ढूंढ सकें, तो हम आप तक वो सवालों के जवाब पहुंचाते रहेंगे। बाकी आज की इस डिस्कशन में अगर कुछ ऐसा रहा हो जो छूट गया हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। कोशिश करेंगे कि रिप्लाई में आपके जवाब दिए जाएं। और ये चर्चा आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताते रहें और अपने सुझाव भी भेजते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।